दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है विश्व के भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम ज्वालामुखी एवं भूकंप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स। सबसे पहले हम ज्वालामुखी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। पहला प्रश्न दोस्तों, सुमेलन करना है ज्वालामुखी पर्वत और उससे संबंधित देश का। तो देखिए, माउंट रेनियर ज्वालामुखी पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में है, माउंट एटना इटली में, माउंट पेरिकुटिन मैक्सिको में और माउंट अपो ज्वालामुखी पर्वत फिलीपींस में स्थित है। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। माउंट रेनियर संयुक्त राज्य अमेरिका में, माउंट एटना इटली में, माउंट पेरिकुटिन मैक्सिको में और माउंट अपो ज्वालामुखी पर्वत फिलीपींस में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्गार के दौरान प्रतिशत में अधिकतम मात्रा में निकलती है? तो ये है जलवाष्प। दोस्तों, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान प्रतिशत में अधिकतम मात्रा जलवाष्प की होती है और संपूर्ण ज्वालामुखी गैस का लगभग 60 से 90% भाग जलवाष्प के द्वारा पूरा किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? तो ये परिप्रशांत पेटी। दोस्तों, आप जानते हैं कि विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी परिप्रशांत पेटी या परिप्रशांत महासागरीय मेखला में पाए जाते हैं। दुनिया के ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 भाग प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों, द्वीप चापों और समुद्री द्वीपों के सहारे पाया जाता है। ज्वालामुखी की इस श्रृंखला को प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त या फायर रिंग ऑफ पैसिफिक भी कहा जाता है और दुनिया के अधिकांश ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत इसी पेटी में स्थित हैं और इस पेटी में अधिकांश ज्वालामुखी श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, जैसे अलूशियन, जापान द्वीप समूह, हवाई द्वीप समूह के ज्वालामुखी और इक्वेडोर के ज्वालामुखी समूह के रूप में विश्वविख्यात हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है? तो ये प्रशांत महासागरीय पेटी से संबंधित है रिंग ऑफ फायर। दोस्तों, इस पेटी का विस्तार पूर्वी तट पर दक्षिणी अमेरिका के हार्न अंतरीप से लेकर उत्तरी अमेरिका के अलास्का तक है और पश्चिमी तट पर इसका विस्तार एशिया के पूर्वी तट के साथ साथ है और ये पेटी ज्वालामुखियों की सबसे महत्वपूर्ण पेटी है। प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर बड़ी संख्या में ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, पीलियन तुल्य और विषुवियस तुल्य में से कौन ज्वालामुखी का एक प्रकार नहीं है? तो उत्तर है पीलियन तुल्य। दोस्तों देखिए, चीलियन तुल्य जो है, यहाँ पर चीलियन तुल्य है, ये ज्वालामुखी का प्रकार नहीं है। और आप जान लीजिए कि उद्गार के स्वरूप और तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी को 2 भागों में बांटा गया है, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और धरातली या दरारी उद्गार वाले। 6 भागों में ज्वालामुखियों को विद्वानों ने बांटा है, हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, वल्केनियन तुल्य, पीलियन तुल्य, विषुवियस तुल्य, आइलैंड तुल्य और इसलिए जो यहाँ पर चीलियन तुल्य हो जाएगा। पीलियन तुल्य तो दोस्तों ये ज्वालामुखी का प्रकार हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर चीलियन तुल्य आपसे पूछा जाए तो वो ज्वालामुखी का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी उद्गार के प्रकारों में कौन सा एक प्रायः विस्फोटक नहीं होता? तो हवाईयन ज्वालामुखी का प्रकार ये विस्फोटक नहीं होता है, इनका उद्गार शांत ढंग से होता है। इसका प्रमुख कारण गैस की तीव्रता में कमी का होना और लावा का पतला होना है और इस तरह के उद्गार खासकर हवाई द्वीप पर होते हैं, जिस कारण इस प्रकार के ज्वालामुखियों का नामकरण हवाईयन ज्वालामुखी के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये है पीलियन तुल्य। दोस्तों, पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं और इनका उद्गार सबसे अधिक विस्फोटक और भयंकर होता है।
इनसे निकला लावा सबसे अधिक चिपचिपा और लसदार होता है। और पीलियन प्रकार की ज्वालामुखी में जो लावा है वो विखंडित पदार्थ इसमें सर्वाधिक होते हैं और इस प्रकार के ज्वालामुखी में प्रज्वलित गैसों के कारण ज्वालामुखी मेघ प्रकाशमान होते हैं। अगला प्रश्न है सुमेलन करना है तो देखिए, लाकी ज्वालामुखी आइसलैंड में, अनसेन ज्वालामुखी जापान में, तंबोरा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में और नेवादो डेल रूज ये कोलंबिया में स्थित ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विसुवियस इटली, इरेबस अलास्का, कोटोपैक्सी इक्वेडोर और मोना लोआ हवाई द्वीप युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप देख लीजिए दोस्तों, इरेबस अलास्का में नहीं है और माउंट इरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप के रास द्वीपीय क्षेत्र में स्थित है, अलास्का में नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब ज्वालामुखी के मुख का विस्तार अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है दोस्तों, जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अधिक हो जाता है तो उसे काल्डेरा कहा जाता है। जिस छिद्र से होकर तरल और तप्त पदार्थ भूगर्भ से बाहर धरातल पर निकलते हैं उसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। इस छिद्र का धरातल के नीचे भूगर्भ से संबद्ध एक पतली नली से होता है। इस नली को ज्वालामुखी नली कहते हैं और जब ज्वालामुखी का छिद्र विस्तृत हो जाता है तो उसे ज्वालामुखी का मुख कहते हैं और धंसाव या अन्य कारण से ज्वालामुखी मुख का विस्तार अधिक हो जाता है तो उसे काल्डेरा कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रेटर, काल्डेरा, अर्ग और प्यूमिस में से कौन सा ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है? तो अर्ग जो है ये ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित न होकर रेगिस्तान में बनने वाली एक स्थलाकृति है। तो याद रखिएगा, क्रेटर, काल्डेरा और प्यूमिस ये ज्वालामुखी से संबंधित हैं, अर्ग ज्वालामुखी से संबंधित नहीं हैं। अगला प्रश्न है, काल्डेरा का संबंध किसके साथ है? तो काल्डेरा ज्वालामुखी से संबंधित है और आप जानते हैं जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अधिक हो जाता है तो उसे काल्डेरा कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओल्ड फेथफुल क्या है? तो उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में एक उशरोत्स। तो याद रखिएगा, ओल्ड फेथफुल संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में एक गर्म पानी का स्रोत है और इसको गीजर कहा जाता है। ज्वालामुखी क्षेत्रों में निर्मित दरारों से फुहारों के रूप में गर्म जल के निकलने की घटना को जो है कहा जाता है ये गीजर। तो याद रखिएगा, ओल्ड फेथफुल संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में एक गर्म पानी का स्रोत है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों के अपनत तथा अभिनत में लावा का जमाव हो जाता है। इस प्रकार बने आग्नेय शैल को क्या कहते हैं? तो फैकोलिथ कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वत या बलित पर्वत जो होते हैं उनकी अपनति और अभिनत में मैग्मा का जमाव हो जाता है। इसका स्वरूप लहरदार होता है और इस प्रकार बनी आग्नेय शैल को फैकोलिथ कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अत्यधिक गहराई परत में जमने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं? तो अत्यधिक गहराई परत में जमने वाले मैग्मा को बैथोलिथ कहते हैं। बैथोलिथ लंबे, असमान और उभरे हुए आग्नेय शैल के आकार के होते हैं और ये प्रायः गुंबद के आकार के होते हैं। इनके किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं और आधार तल अधिक गहराई में होते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी से निर्मित लहरदार आकृति को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं, ज्वालामुखी से निर्मित लहरदार आकृति को फैकोलिथ कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा क्या कहलाता है? तो इसे डाइक कहते हैं। याद रखिएगा, डाइक दोस्तों जब मैग्मा किसी लंबवत या ऊर्ध्वाधर दरार में जमता है तो डाइक कहलाता है। झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में अनेक डाइक दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पे? तो ये हवाई द्वीप पे स्थित है मोना लोआ, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है और ये हवाई द्वीप और संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग आधे भाग पर विस्तृत है और ये पृथ्वी के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और हवाईयन भाषा में मोना लोआ का अर्थ होता है लॉन्ग माउंटेन यानी लंबा पर्वत। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोना लोआ हवाई द्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी है।
अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये एकांकांगुआ है। और एकांकांगुआ आप जान लीजिए दोस्तों। इसके अलावा म्यांमार का पोपा और पाकिस्तान का कोह सुल्तान और ईरान का दामबंद भी शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, सोल्फ तारा इनमें से किसका प्रकार है? तो सोल्फ तारा ज्वालामुखी या गंधकी धुआरा का प्रकार होता है। ज्वालामुखी विस्फोट के कुछ समय बाद लावा, राख और विखंडित पदार्थ निकलना बंद हो जाता है, लेकिन कभी कभी उसमें से भाप और गैसें निकलती रहती हैं जो दूर से देखने पे धुआं जैसी लगती हैं। और धुआरे के साथ जलवाष्प, गैस और खनिज पदार्थ निकलते हैं जिनमें गंधक प्रमुख हैं। ऐसे धुआरे जिनसे अधिक मात्रा में गंधक निकलता है उन्हें गंधकी धुआरे या सोल्फाटारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी उद्गार, बाढ़, सुनामी और बादल का फटना में से वह जो भू विवर्तनिक आपदा का एक उदाहरण है? तो ज्वालामुखी उद्गार दोस्तों ये भू विवर्तनिक आपदा का उदाहरण है। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है ज्वालामुखी और देश। तो क्राकाटोआ या क्राकाटाओ ज्वालामुखी ये सुंडा जलडमरू मध्य इंडोनेशिया में, माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में और मेयान या मायोन ज्वालामुखी ये फिलीपींस में अवस्थित है। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है ज्वालामुखी और देशों का। देखिए, कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में, माउंट मेरापी इंडोनेशिया में, माउंट एटना इटली में और सबनकाया ज्वालामुखी पेरू में स्थित है। अब आइए विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी और उनकी अवस्थिति देख लेते हैं। देखिए, मौना लोआ ज्वालामुखी दोस्तों ये हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में है, किलायू हवाई द्वीप और संयुक्त राज्य अमेरिका में, माउंट एटना इटली में, स्ट्राम्बोली ये इटली में है और ये भूमध्य सागर में स्थित स्ट्राम्बोली द्वीप पर स्थित है। इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। ओजस डेल सलादो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। माउंट एरिबस अंटार्कटिका में, बैरन ज्वालामुखी द्वीप भारत में, फ्यूजियामा जापान का ज्वालामुखी है। इसके अलावा आप देखिए, विशुवियस ज्वालामुखी इटली में, माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका में, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वेडोर में, चिम्बाराजो इक्वेडोर में। इसके अलावा एकांकांगुआ अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर और इसका शिखर अर्जेंटीना में है। विल्ला रिका चिली में है, किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत तंजानिया में, पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में, दामवंद ईरान में, कोहे सुल्तान पाकिस्तान में स्थित है। उसके अलावा दोस्तों माउंट किनाबालू ये आप जान लीजिए मलेशिया में, अलबुर्ज ज्वालामुखी ईरान में, कोलिमा मैक्सिको में, माउंट रेनियर संयुक्त राज्य अमेरिका, माउंट हुड संयुक्त राज्य अमेरिका, माउंट शस्ता संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके अलावा माउंट ताल फिलीपींस में, पोपो कैटेपिटल मैक्सिको में, माउंट कैमरून कैमरून में, माउंट पिनाटोबो फिलीपींस में स्थित है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मायोन ज्वालामुखी फिलीपींस में, माउंट सिनाबोंग इंडोनेशिया में, सबनकाया पेरू में, माउंट मेरापी इंडोनेशिया का ज्वालामुखी पेरीकुटिन मैक्सिको में और क्राकाटाओ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। देखिए, ज्वालामुखी के बाद आइए भूकंप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी तरंगे चट्टानों में संकुचन या फैलाव लाती हैं? तो ये पी तरंगे यानी प्राइमरी तरंगे होती हैं। पी तरंगों के कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है और ये संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती हैं। दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और चट्टानों में संकुचन और फैलाव की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, अगर पृथ्वी एक ही प्रकार की घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित एक ठोस भाग होती तो भूकंपीय लहरें समान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती। दोस्तों, यदि पृथ्वी की बनावट हर जगह समान घनत्व वाली चट्टानों से ही होती तो भूकंपीय लहरें समान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। विभिन्न गहराई पर जाने पर इनकी गति में पर्याप्त अंतर आ जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी बड़े भूकंप के आने के पूर्व किस गैस का निकास बढ़ जाता है? तो ये रेडान, यानी भूकंप आने से पहले आप जान लीजिए कि वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि होती है। इसलिए रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि का होने से उस प्रदेश विशेष में भूकंप आने का संकेत मिलता है।
भूकंप किस प्रकार का संचरण है? तो भूकंप आकस्मिक संचरण है और आप जान लीजिए इसके आने का समय नहीं पता चल पाता है। अगला प्रश्न है, भूकंपी लहरों की प्रकृति के आधार पर किसने पृथ्वी के आंतरिक भागों को 4 क्षेत्रों में बांटा है? तो ये हैं जेफरीज। दोस्तों, भूकंपी लहरों के आधार पर जेफरीज ने पृथ्वी को 4 परतों का निर्धारण किया है। बाह्य अथवा प्रथम परत, द्वितीय परत, तृतीय अथवा मध्यवर्ती परत और चौथी अथवा निचली परत। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं। ये कथन किसका है? तो ये एच.एफ. रीड का कथन है। एच.एफ. रीड ने भूकंप के कारणों के संबंध में इलास्टिक रीबाउंड थियरी यानी प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार अधोगत चट्टानें रबर की तरह लचीली होती हैं और खींची जाने पर बढ़ती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित अंश के कारण भूकंप आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने भूकंपों के संबंध में प्रत्यास्थ पुनः चलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो एच.एफ. रीड ने, और रीड का यह सिद्धांत अधिक विश्वसनीय माना जाता है। अगला प्रश्न है, भूकंप तरंगों में कौन सबसे पहले भूकंप मापी यंत्र पर अंकित होती हैं? तो ये पी तरंगे होती हैं और पी तरंगे या प्राथमिक तरंगे भूकंप अधिकेंद्र से ठीक 21 मिनट में अपने विपरीत वाले धरातली भाग प्रतिध्रुवस्थ पर पहुंच जाती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी भूकंपी तरंग पृथ्वी के केंद्र के भाग क्रोट से गुजर सकती है? तो ये पी तरंगे होती हैं, क्योंकि आप जान लीजिए पी तरंगे ध्वनि तरंगों की तरह अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं और पी तरंगों की गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और आप जान लीजिए पी तरंगे प्राथमिक तरंगे होती हैं जो ठोस, तरल और गैसीय तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। अगला प्रश्न है, पी और एस तरंगों का संबंध किससे है? तो भूकंप से है। प्राथमिक भूकंपी तरंगों की गति कितनी होती है? तो प्राथमिक भूकंपी तरंग या पी तरंगों की गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न है, भूकंप की कौन सी तरंगे तरल माध्यम से गुजरने के दौरान अपवर्तित हो जाती हैं? तो ये एस तरंगे हैं। सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? तो आप जानते हैं सर्वाधिक भूकंप परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, परिप्रशांत महासागरीय पेटी वितरण से संबंधित है। तो ये भूकंप और ज्वालामुखी से, क्योंकि आप जान लीजिए कि परिप्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों में असंख्य भूकंप अंकित किए जाते हैं और विश्व का ये सबसे विस्तृत क्षेत्र है। और ये दोस्तों ये ज्वालामुखी क्षेत्र भी है, क्योंकि परिप्रशांत महासागरीय पेटी में सर्वाधिक ज्वालामुखी स्थित हैं। अगला प्रश्न है, सागर में भूकंपी लहरें किस नाम से जानी जाती हैं? तो सुनामी। दोस्तों, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है और अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न तरंगों को सुनामी कहा जाता है। सागर तली में अचानक परिवर्तन और अव्यवस्था के कारण सागरीय जल में विस्थापन हो जाने से सुनामी तरंगें उत्पन्न होती हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो ये जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी क्या है? भूकंप द्वारा उत्पन्न जल में तरंगें सुनामी कहलाती हैं। सुनामी लहरें अत्यधिक सक्रिय रहती हैं कहाँ पर? तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में सुनामी लहरें अत्यधिक सक्रिय रहती हैं। और आप जान लीजिए दुनिया के लगभग 90% भूकंप प्रशांत महासागर के तटीय भागों में आते हैं, खासकर पश्चिमी प्रशांत महासागर में, और इस क्षेत्र में सुनामी अधिक सक्रिय रहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर होता है? तो अधिकेंद्र यानी एपी सेंटर पर। और आप जान लीजिए कि जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र या भूकंप मूल, जिसको फोकस कहते हैं, और जहां धरातल पर भूकंपी लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे अधिकेंद्र या भूकंप केंद्र कहते हैं। और अधिकेंद्र पर भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, भूकंप के अवकेंद्र को किस नाम से जाना जाता है? तो उद्गम केंद्र के नाम से। अगला प्रश्न है दोस्तों, धरातल पर स्थित वह बिंदु जहां सबसे पहले भूकंप अनुभव किया जाता है तो उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। एक भूकंप का भूकंपी उत्पत्ति केंद्र स्थित होता है कहाँ पर? तो ये पृथ्वी के अंदर अधिकेंद्र के नीचे। और अगला प्रश्न है, परिप्रशांत मेखला, पूर्वी अफ्रीका मेखला, मध्य महाद्वीपीय मेखला और मध्य अटलांटिक मेखला में कौन सी मेखला भूकंप और ज्वालामुखी के साथ वितरण से संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा, पूर्वी अफ्रीकी मेखला दोस्तों ये आपकी भूकंप और ज्वालामुखी के वितरण से संबंधित नहीं है।
याद रखिएगा दोस्तों, परिप्रशांत महासागरीय मेखला, मध्य महाद्वीपीय मेखला और मध्य अटलांटिक मेखला भूकंप और ज्वालामुखी के साथ साथ वितरण से संबंधित है, पूर्वी अफ्रीका मेखला नहीं। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो ये मर्केली स्केल, संशोधित मर्केली पैमाने का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्टर पैमाना किससे संबंधित है? तो रिक्टर पैमाना ये भूकंप से संबंधित है। और दोस्तों, किसी स्थान पर भूकंप की तीव्रता वहाँ की भूमि में गति और मानव पर प्रभाव के रूप में आंकी जाती है। और आप जान लीजिए, भूकंप के परिमाण को यानी मात्रा को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। भूकंप का परिमाण मापा जाता है रिक्टर मापनी पर। किसे रिक्टर मापनी पर मापा जाता है? तो दोस्तों, भूकंप के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। भारत में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा, हिमालय क्षेत्र ये भारत का सर्वाधिक जो है आप जान लीजिए कि भूकंप संभावित क्षेत्र है। और भारत का हिमालयी क्षेत्र भूकंप क्षेत्र 5th जोन में पड़ता है, इसलिए ये सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, अल्लाह बांध का निर्माण कहाँ हुआ है? तो सही उत्तर है, अल्लाह बांध का निर्माण भूकंप द्वारा हुआ है। और 1819 में गुजरात के रणकच्छ में आए भीषण भूकंप के बाद अल्लाह बांध का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, वह यंत्र जो भूकंप तरंगों के माप के लिए प्रयोग किया जाता है? तो उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। और देखिए, प्रत्येक अंक सिस्मोग्राफ पर कितने गुना आयाम की वृद्धि को प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा, प्रत्येक अंक सिस्मोग्राफ पर 10 गुना आयाम की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, सिस्मोग्राफ प्रत्येक अंक पर कितने गुना ऊर्जा निर्मुक्त होती है? तो ये 31.6 गुना, लगभग 32 गुना ऊर्जा निर्मुक्त होती है सिस्मोग्राफ के प्रत्येक अंक पर। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। टीजीटी पीजीटी भूगोल श्रृंखला के अंतर्गत हमने विश्व के भूगोल में ज्वालामुखी और भूकंप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया, जो विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के साथ सामान्य अध्ययन के विश्व के भूगोल खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।